हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसे ही अफगान मीडिया में ये खबर फैली कि भारत ने अफगानिस्तान में खराब पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अपनी टीम भेज दी है, खबरों की हवा तेज हो गई है। अब माना जा रहा है कि भविष्य में इसी तर्ज पर बागराम एयर बेस पर भी तैनाती हो सकती है। एक तरफ ये खबर आती है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान का हौसला पाकिस्तान से टकराने के लिए 10 गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि अब तक तालिबान अपने टूटे फूटे हथियारों से ही पाकिस्तान की चौकियों पर काबिज होता रहा है। पर जब उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे, तब वो पाकिस्तान का वो हाल कर देगा जिसकी कल्पना मुनीर ने भी कभी नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि इस बार तुम्हें खड़े रहने का मौका भी नहीं मिलेगा। खुदा कसम, तुम्हें भारतीय सीमा तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। ये शब्द तालिबान के हैं, जो बता रहे हैं कि भारत के समर्थन मिलने के बाद अब वो पूरे पाकिस्तान पर कहर मचाने की तैयारी में है। तालिबान के अनुसार अगर पाकिस्तान को कहीं भी सुरक्षित ठिकाना मिलेगा तो वो भारतीय बॉर्डर है। तालिबान का ये व्यंग है, पर सबको पता है कि भारत की सीमा पर पाकिस्तान का क्या हाल होता है, लेकिन अब तालिबान उससे भी बुरा हाल करने वाला है। इसके बाद तालिबान के रक्षा मंत्री ने तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी को लेकर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही खबर फैली कि इस वक्त भारत के पक्ष में न केवल तालिबान है, बल्कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान भी भारत के पक्ष में नारे लगा रहा है, माहौल और भी तेज हो गया है। ये नज़ारा पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी जैसा संकेत दिया था, उसके ठीक बाद बलूचिस्तान का एक खतरनाक नेता मुनीर को सीधी धमकी दे बैठा। उसने कहा, पहले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में मारे गए अपने सैनिकों की वर्दियां उठा लो, फिर भारत को धमकाने की बात करना। ये शब्द जैसे किसी बारूद के डिब्बे पर तीखी चिंगारी फेंकने के बराबर थे। माहौल में सन्नाटा और खौफ दोनों फैल गया। और तो और इस विस्फोटक नेता ने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। हर कोई दहशत में है। अफगानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के एक से बड़े एक अधिकारी जहरीले बयानों के साथ भारत पर टूट पड़े हैं। माहौल और गर्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के नंबर 2 अधिकारी जनरल शमशाद मिर्जा ने भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की राजनीति को सेना नियंत्रित करती है, पर हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान का इतिहास खोलकर देखा जाए तो हर 15 से 20 साल में वहां की सेना लोकतंत्र को उखाड़ फेंकती है और प्रधानमंत्री से लेकर पत्रकार तक फौज के इशारे पर नाचते दिखाई देते हैं। अब सब समझने की बात यही रह गई है कि इस वक्त पाकिस्तान के एक से बड़े एक जनरल लगातार भारत को धमकी क्यों दे रहे हैं। यही सवाल हवा में गूंज रहा है। हम आगे विस्तार से समझेंगे कि कतर के दोहा में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत हुई, उसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु चर्चा के लिए आए और उसकी शर्तें क्या थीं, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। मध्यस्थता कतर और तुर्की के द्वारा की गई थी, पर जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये है कि जो संघर्ष विराम समझौता माना गया था, उसके बाद अचानक कतर ने ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान पागल हो उठा और अफगानिस्तान में जश्न शुरू हो गया। दरअसल कतर ने डुरंड लान को लेकर दुनिया को चौंका देने वाला कदम उठाया और यही बात हर किसी को हैरान कर रही है। आगे हम इस पूरे खेल की तह तक उतरकर बताएंगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भयानक एयर स्ट्राइक की थी, पर असल सवाल यही है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने किसे टारगेट किया था। क्या वो व्यक्ति जिंदा बचा या मारा गया, ये जानना अब बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिंदा बच गया तो ये भारत के लिए सुरक्षा की खबर हो सकती है, क्योंकि तब पाकिस्तान को भारत को तंग करने की बजाय उसी व्यक्ति से निपटना पड़ेगा। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि मुंबई में जो 26 नवंबर का हमला हुआ था, उस समय को लेकर अब कौन सा बड़ा खुलासा हो रहा है। ये सब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। बताया जा रहा है कि उस हमलों के बाद भारत के पास पाकिस्तान में छिपे सभी बड़े आतंकवादियों के लोकेशन का सुराग मिला था, पर इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की, ताकि उन आतंकवादियों को मौके पर ही खत्म किया जा सके। इस पर अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आगे इसकी चर्चा होगी और जानते हैं कि आखिर भारत क्यों चूक गया। और वीडियो के अंत में आप ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान से टकराव के बाद पाकिस्तान के भीतर जो टमाटर पहले 100 रुपए किलो था, वो अचानक 700 रुपए किलो तक कैसे पहुंच गया। इस पर विस्तार से बात होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इस कमजोरी को आप समझ गए तो युद्ध में उसे हराना कितना आसान होगा, ये बात भी सामने आएगी। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि तालिबान की चेतावनी ने पाकिस्तान को क्यों हिला दिया। तो तालिबान मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी उमारी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सीधी जंग की घंटी है। उन्होंने कहा कि अगर अफगान कबीले और सेना ने पाक सैनिकों को आक्रमणकारी घोषित कर दिया तो उन्हें भारत की सीमा तक खदेड़ दिया जाएगा। यानी संदेश साफ है कि अब अफगानिस्तान किसी भी हाल में अपनी संप्रभुता पर हमला नहीं सहने वाला। यह बयान दोहा में युद्ध विराम समझौते के तुरंत बाद आया है, जब दोनों देशों के बीच हालिया झड़पों से तनाव बढ़ चुका था। उमारी का यह कहना कि खुदा की कसम आपको भारतीय सीमा तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी, यह बताता है कि तालिबान अब शब्दों से नहीं, जज्बात और जमीनी हकीकत से जवाब देना चाहता है।
यह बात पाकिस्तान के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अफगान कबीलों का समर्थन तालिबान के पास है, जो किसी भी फतवे को आदेश की तरह मानते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर धार्मिक आदेश जारी हुआ तो पूरा अफगान समाज एकजुट होकर पाकिस्तानी सेना को अपने इलाके से धकेल सकता है। यह चेतावनी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को अंदर तक हिला देने वाली है, क्योंकि पहली बार तालिबान ने सार्वजनिक रूप से भारत की सीमा तक पीछा करने की बात कही है, जो रणनीतिक रूप से बेहद विस्फोटक संदेश है। अब जानते हैं कि तालिबान के आरोपों से पाकिस्तान की साख को कितना झटका लगा है। तो ओमारी ने न केवल पाकिस्तान को आक्रमणकारी बताया, बल्कि उसकी नीयत और नीतियों पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम देश कहा, जो दूसरों के आदेश पर चलता है। यह आरोप पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य छवि दोनों पर गहरा वार है। ओमारी का कहना कि पाकिस्तान की सरकार और फौज खुद निर्णय नहीं लेती, बल्कि विदेशी दबाव में काम करती है, सीधे तौर पर पाकिस्तान की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही उन्होंने डूरन रेखा का मुद्दा दोबारा उठाया। ये वो सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन जिसे काबुल कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। ओमारी ने कहा कि यह रेखा ऐतिहासिक रूप से अफगान भूमि का हिस्सा रही है और एक दिन ये क्षेत्र फिर अफगानिस्तान को लौटेंगे। ये बयान सिर्फ सीमा विवाद का नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी भावना का भी प्रतीक है, जिससे पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भूचाल आ सकता है। तालिबान अब खुलकर बता रहा है कि वो पाकिस्तान के भाई नहीं, बल्कि बराबरी के स्तर पर बात करेगा। यही बदला हुआ लहजा इस पूरी कहानी का असली धमाका है। अब समझते हैं कि तालिबान की धमकी आखिर कितनी खतरनाक है। तो तालिबान के आर्मी चीफ फसीहुद्दीन फितरत का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए खुला अल्टीमेटम था। उन्होंने कहा कि जिसने भी अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करने की कोशिश की, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये बात इसलिए और भारी है क्योंकि ये बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोहा में युद्ध विराम पर सहमति बनाई थी। यानी एक तरफ दोनों देश शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान खुलकर पाकिस्तान को इतिहास याद दिला रहा है। अब जानते हैं कि तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के बयान का क्या मतलब है। तो मुल्ला याकूब का यह कहना कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान लंबे समय से टीटीपी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है, जबकि अब तालिबान खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद का ठप्पा लगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अफगान सरकार अब पाकिस्तान की परिभाषा पर नहीं चलेगी। याकूब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान किसी भी सशस्त्र समूह को न तो समर्थन देता है और न ही उसे अपने देश में शरण। अफगानिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो अब पाकिस्तान का कठपुतली नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपनी नीतियां खुद तय करता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि असीम मुनीर की भारत पर परमाणु धमकी की असल वजह क्या थी। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर हाल ही में अफगान तालिबान के हाथों मिली करारी हार के बाद बुरी तरह बौखला गए हैं। जब अफगान सीमा पर तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियां उड़ा दी और उन्हें पीछे हटना पड़ा, तो इस अपमान ने पूरे पाकिस्तान में सेना की साख को हिला दिया। इसी हार की झुंझलाहट में मुनीर ने भारत पर बयानबाजी शुरू कर दी, ताकि अपने देश की जनता का ध्यान असली शर्मिंदगी से हटाया जा सके। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। ये बयान दरअसल आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर से भरा था, क्योंकि मुनीर जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक ताकत टिक ही नहीं सकती। वे देश के भीतर बढ़ रहे असंतोष और बलूचिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए भारत का नाम उछाल रहे हैं। अब जानते हैं कि बलूच नेता मीर यार बलूच की प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की पोल कैसे खोली। तो जैसे ही मुनीर ने भारत को धमकी दी, बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर उनके बयान को नंगा कर दिया। उन्होंने उन्हें व्यंग में मिस्टर सेल्समैन मुल्ला मुनीर कहा और तंज कसते हुए लिखा कि पहले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में मारे गए अपने सैनिकों की वर्दियां उठाओ, फिर भारत को धमकाने की बात करना। मीर यार बलूच ने यह भी कहा कि भारत के पास दोस्त हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ बॉस हैं। भारत तकनीक और ज्ञान का निर्यात करता है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद और भिखारियों का। उनके इन शब्दों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की सेना अब सिर्फ घमंड और भ्रम में जी रही है। बलूच नेता का यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस पूरे बलूच समाज की आवाज है जो पाकिस्तान के अत्याचारों से थक चुका है। अब देखते हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बयानों की असलियत क्या है। तो पाकिस्तान की सेना के नंबर 2 अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का यह बयान केवल अज्ञानता नहीं, बल्कि पाकिस्तान की फौजी सोच का आईना है।
उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है, लेकिन असल में ये वही बात है जो पाकिस्तान की हकीकत पर खुद फिट बैठती है। पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखिए, हर 15 से 20 साल में वहां की सेना लोकतंत्र को उखाड़ फेंकती है और प्रधानमंत्री से लेकर पत्रकार तक फौज के इशारों पर नाचते हैं। पाकिस्तान की जनता तक ये मान चुकी है कि असली सत्ता रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय में बैठी है, न कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री भवन में। विदेशी नेता तक जब पाकिस्तान आते हैं तो आर्मी चीफ से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तक शहबाज शरीफ को छोड़कर असीम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर चुके हैं। अब सोचिए, जिस देश की राजनीति पर सेना का कब्जा है, उसके जनरल भारत पर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं। ये बात नहीं बल्कि मजाक है। पाकिस्तान के नेता सिर्फ कठपुतलियां हैं और डोर हमेशा फौज के हाथ में रहती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की जनता आज भी ये मानती है कि उन्होंने भारत को हर युद्ध में हराया, जबकि हकीकत इसके उलट है। हर युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं खोई हैं और भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अब जान लेते हैं कि जनरल मिर्जा की धमकियों के पीछे क्या चाल छिपी है। तो जनरल मिर्जा ने जब कहा कि अगला युद्ध कश्मीर से आगे बढ़ेगा, तो असल में उन्होंने पाकिस्तान की पुरानी नीति को दोहराया। ये नीति डर फैलाने और आतंक को वैध ठहराने की है। पाकिस्तान की सेना हर बार जब घरेलू असफलता झेलती है, तब वो भारत का डर दिखाकर अपनी जनता को एकजुट करने की कोशिश करती है। इस बार भी वही चाल चली गई है। मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान ने मई के संघर्ष में अपने संसाधनों से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये पूरी तरह झूठ है। असलियत यह है कि तुर्की का युद्धपोत कराची पोर्ट पर खड़ा था। चीन ने PL-15 मिसाइलें दी थीं और तुर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन भेजे गए थे। चीन ने सैटेलाइट से लाइव फीड दी। यानी पाकिस्तान अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे लड़ता है। फिर भी उसे अपनी वीरता के झूठे किस्से सुनाने की आदत है। मिर्जा ने भारत पर आरोप लगाया कि वो पश्चिमी समर्थन से प्रभुत्व चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत अपने इनोवेशन, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र से आगे बढ़ा है। पाकिस्तान अगर ईमानदारी से विकास चाहता तो भारत से सीख सकता था, लेकिन उसने हर बार नफरत को ही हथियार बनाया है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के पास ना आत्मनिर्भरता बची है, ना विश्व में सम्मान। अब समझते हैं कि दोहा समझौता कैसे बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की रोक का कारण। तो कतर की राजधानी दोहा में हुआ यह समझौता दक्षिण एशिया के हाल के सबसे खतरनाक सीमा संकट को रोकने की कोशिश था। 2 हफ्तों तक चले इस खूनी संघर्ष में दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक मारे गए और आम नागरिकों की जानें भी गई। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आखिरकार तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इस मीटिंग में दोनों पक्षों ने यह तय किया कि अब एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा और किसी भी सिविल या सरकारी ढांचे पर हमला नहीं होगा। तालिबान की तरफ से वरिष्ठ नेता सुहेल शाहीन ने साफ कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की जमीन पर हवाई हमले नहीं करेगा, जबकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर किसी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। यानी यह समझौता सिर्फ गोलाबारी रोकने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता को मान्यता देने का था। कतर ने उम्मीद जताई कि यह कदम दोनों देशों के बीच बरसों पुराने अविश्वास को खत्म करने की दिशा में पहला ठोस प्रयास है। लेकिन असली चुनौती अब इस वायदे को जमीन पर निभाने की है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की फौजें आपसी शक और पुराने हिसाबों से भरी पड़ी हैं। यह समझौता फिलहाल एक पतली बर्फ पर टिकी शांति की तरह है, जो कभी भी दरक सकती है। अब सुनते हैं कि कतर के संशोधित बयान से पाकिस्तान को क्यों बड़ा झटका लगा। तो कतर ने दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते पर अपना बयान जारी किया था, जिसमें उसने दोनों देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने और हिंसा रोकने पर सहमति जताने की बात कही थी। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी जीत की तरह पेश किया गया, क्योंकि इस घोषणा में डूरंड लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा बताया गया था। लेकिन असली भूचाल तब आया जब कतर ने कुछ घंटों बाद ही अपना बयान संशोधित कर दिया और इस काल्पनिक डूरंड रेखा का पूरा जिक्र ही हटा दिया। इस संशोधन ने पाकिस्तान की कूटनीतिक बढ़त को पल भर में खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में डूरंड लाइन को कभी भी मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में खींची गई एक काल्पनिक सीमा है, जिसे अफगान लोग अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हैं। जब कतर ने अपने बयान से इस रेखा को हटाया, तो अफगान जनता और तालिबान के लिए यह एक प्रतीकात्मक जीत बन गई। वहीं पाकिस्तान के लिए यह शर्मनाक झटका था, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि कतर ने अफगानिस्तान के रुख को प्राथमिकता दी है। कतर के इस कदम ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कोई भी देश इस विवादित सीमा को वैध नहीं मानता। ये वही बात थी जिसने इस्लामाबाद की राजनीतिक और सैन्य गलियारों में बेचैनी फैला दी। अब जानते हैं कि पाकिस्तान ने काबुल पर हमला क्यों किया और नूरवली महसूद कौन है। तो पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बेहद खतरनाक हवाई हमला किया था, जिसका लक्ष्य था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का मुखिया नूरवली महसूद,
ये वही व्यक्ति है जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की नींद हराम किए हुए है। महसूद ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सेना की चौकियों पर बार बार हमले करवाए, सैकड़ों सैनिक मारे गए और पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा नीति को कमजोर कर दिया। पाकिस्तानी सेना को लगा था कि इस हमले से वो महसूद का अंत कर देगी और अपने देश में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को रोक सकेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह हमला काबुल की जमीन पर हुआ, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर बम बरसाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। यह वही काबुल है जहां पहले अमेरिका ने अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को ड्रोन से मारा था और अब पाकिस्तान ने भी पहली बार ऐसा कदम उठाया। यह हमला महज आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि तालिबान सरकार को चेतावनी देने के लिए था, ताकि वो टीटीपी के ठिकानों को खत्म करे। पर पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि यह खेल उसे खुद ही जलाकर राख कर देगा। अब समझते हैं कि महसूद के जिंदा बच निकलने से पाकिस्तान के लिए खतरा क्यों और बढ़ गया। तो जब पाकिस्तान को लगा कि वो महसूद को मार चुका है, तभी अचानक एक वीडियो सामने आया जिसमें महसूद एक पहाड़ी पर बैठा हुआ दुनिया को यह बता रहा था कि वो जिंदा है और पाकिस्तान को उसने फिर हरा दिया है। इस वीडियो ने पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों की नींव हिला दी। ये वही महसूद है जिसने अमेरिकी ड्रोन हमलों से बचकर अपने संगठन को फिर से खड़ा किया और बिखरे आतंकियों को जोड़कर टीटीपी को दोबारा मजबूत बनाया। उसने अपने आंदोलन को केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव से जोड़ दिया और कहा कि यह जिहाद नहीं बल्कि गुलामी से आजादी की लड़ाई है। महसूद की यही रणनीति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्योंकि इससे न सिर्फ आतंक फिर से जिंदा हुआ बल्कि इस्लामाबाद की सत्ता भी कमजोर पड़ गई। आज महसूद सिर्फ एक आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाकामी का प्रतीक बन गया है, एक ऐसा भूत जो हर बार मौत से बचकर वापस आता है और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पर सवाल खड़े कर देता है। अब देखते हैं कि भारत के पास 26/11 के बाद कौन सा बड़ा मौका आया था। तो मुंबई हमलों के शुरुआती हफ्तों में भारत के पास एक ऐसा मौका आया था जो आतंक के पूरे जाल को जड़ से खत्म कर सकता था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस समय पाकिस्तान में मौजूद मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के कई टॉप आतंकियों की सटीक लोकेशन ट्रैक कर ली थी। ये वही आतंकी थे जिन्होंने भारत के खिलाफ दशकों तक हिंसा का खेल रचा था। पाकिस्तान ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इन आतंकियों की असामान्य मूवमेंट जानबूझकर दिखाई, ताकि भारत समझे कि पाकिस्तान इन आतंकियों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों ने इस मिशन के लिए ऑपरेशनल क्लियरेंस भी दे दी थी। उस वक्त की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पाकिस्तान आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक रूप से किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं था। मतलब अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता तो पाकिस्तान सिर्फ सीमित प्रतिक्रिया दे सकता था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत का साथ देता। ये वो पल था जब भारत के पास अपने दुश्मनों का अंत करने का सुनहरा अवसर था, लेकिन आखिरी राजनीतिक मंजूरी न मिलने के कारण इतिहास पलटते पलटते रह गया। अब समझते हैं कि भारत ने यह मौका क्यों गंवाया और उसके नतीजे क्या हुए। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की सभी एजेंसियां कार्रवाई के लिए तैयार थीं, लेकिन जब बात राजनीतिक स्तर पर आई तो फैसला रुक गया। यह डर था कि हमला करने से हालात काबू से बाहर न हो जाएं। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सभी आतंकी जिनकी लोकेशन ट्रैक की गई थी, बाद में फिर सक्रिय हो गए। उस समय पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत को उकसाने वाला खेल खेला था, ताकि भारत की प्रतिक्रिया देखकर वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीड़ित देश दिखा सके। लेकिन भारत की इस झिझक ने उसे बहुत महंगा पड़ा। जिन आतंकियों को उस वक्त खत्म किया जा सकता था, उन्होंने आने वाले वर्षों में पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे हमलों को अंजाम दिया। ये वही क्षण था जब भारत के हाथों से बदले का इतिहास निकल गया और पाकिस्तान ने आतंक के जरिए भारत पर दबाव बनाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। अगर उस समय भारत ने दृढ़ कदम उठाया होता तो आज दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर पूरी तरह अलग होती। अब समझते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं। तो पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में आया ये उछाल किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये कई आपदाओं और नीतिगत गड़बड़ियों का मिलाजुला असर है। देश के बड़े हिस्से में आई बाढ़ ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे स्थानीय उत्पादन लगभग ठप हो गया है। जब स्थानीय फसलें बर्बाद होती हैं तो बाजार का संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। मांग तो जस की तस रहती है, पर आपूर्ति घट जाती है। यही स्थिति पाकिस्तान में हुई है। लोग रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाली इस सब्जी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अब ये एक विलासिता की चीज बन चुकी है। जहां कुछ हफ्ते पहले टमाटर 100 रुपए किलो बिकता था, वहीं अब 700 रुपए किलो के दाम ने पाकिस्तानी जनता की थाली से इसे गायब कर दिया है। नतीजतन घरों में लोग टमाटर पेस्ट, दही या इमली जैसे विकल्पों का सहारा लेने लगे हैं। यह सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक और कृषि नीति की कमजोरी की झलक है, जिसने एक साधारण सब्जी को भी अमीरों की थाली का हिस्सा बना दिया है। अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान के तनाव ने पाकिस्तानी बाजार को कैसे झकझोर दिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव ने व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। पाकिस्तान की टमाटर सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता था, लेकिन अब व्यापारिक मार्गों के बंद होने के कारण टमाटर की आमद रुक गई है।
ईरान से आने वाले टमाटर बाजार में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वे कुल मांग के मुकाबले बहुत कम हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे शहरों में टमाटर की कीमतें बेकाबू हो गई। दुकानदारों ने सरकार से राहत मांगी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ दर सूची बनाने तक सीमित है। अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने का असर सिर्फ टमाटर तक नहीं रुका, बल्कि कई अन्य सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। यह स्थिति पाकिस्तान की नाजुक विदेशी निर्भरता को उजागर करती है, जहां पड़ोसी देश की नीति या सीमा विवाद पूरे राष्ट्र के बाजार को हिला देता है और आम आदमी की रसोई में रोजमर्रा का संकट खड़ा कर देता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।